हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले ये संविधान है क्या? तो संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार और उसके अंग का जो प्रिंसिपल्स है, फंक्शंस है, उसको इसमें मेंशन किया गया है। इसको एक डायरेक्शन दिया गया है सरकार को और उसके जो ऑर्गन्स हैं। अगर सरकार की बात करें तो सरकार का क्या काम होता है? लॉ मेकिंग करना, एग्जीक्यूशन करना उस लॉ का, और फिर एडजुडिकेशन या जुडिशरी। और स्टेट के जो अंग हैं वो क्या है? लेजिस्लेचर, जिसमें कि जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, जिसमें लॉ मेकिंग का काम होता है। और एग्जीक्यूशन दो तरह का होता है, जिसमें एक होता है टेम्पोररी एग्जीक्यूशन, जिसको हम लोग मंत्री के रूप में देखते हैं जो हर 5 साल में चुन के आते हैं। और एक परमानेंट एग्जीक्यूशन होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उसके बाद जो अगला अंग होता है स्टेट का वो है जुडिशरी, जिसका काम जुडिशरी से रिलेटेड न्याय व्यवस्था को देखना होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। सबसे लंबा संविधान होने का क्या रीजन हो सकता है? तो आप जान सकते हैं कि इसका जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भारत का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो ये भी एक कारण है कि भारत का जो संविधान है बहुत ज़्यादा लंबा है। उसका अब और एक कारण और कारण में ऐसा भी अगला कारण में आप ऐतिहासिक कारण भी बोल सकते हैं कि 1935 का जो एक्ट आया था वो बहुत बड़ा और बहुत ही कम्प्लेक्स जटिल एक्ट था, क्योंकि 1935 के तहत अंग्रेज़ को अपने हितों को भी बचाना था और भारतीय हितों को भी या भारतीयों को भी संतुष्ट करना था। इसलिए बहुत बड़ा एक्ट लेकर के आया था, जो भी एक कारण था भारतीय संविधान को बहुत लंबा होने का। और साथ ही भारत का जो संविधान है वो सेंटर के और स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक ही संविधान है। यह भी एक कारण है कि भारतीय संविधान बहुत ही सबसे लंबा संविधान है। और ऐसा माना जाता है कि संविधान का निर्माण किया था, उस सभा में जो सदस्य थे उसमें जो कानूनी विशेषज्ञ थे या जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था, उसका प्रभुत्व ज़्यादा था। इसलिए भी यह जो है कानून सबसे लंबा बनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो लिखित है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो लिखित संविधान होता है और अलिखित संविधान होता है, इसमें किस तरह का डिफरेंट फ़र्क होता है, अंतर होता है। तो जो लिखित संविधान होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, लिखा रहता है, जबकि अलिखित संविधान क्रमबद्ध नहीं होता है। लिखित संविधान किसी एक टाइम लिमिट में लिख करके तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो संविधान है उसको 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना करके तैयार किया गया। वहीं अगर अलिखित की बात करें तो यह जो है सतत विकास के द्वारा सतत विकास यानी कि चलता रहता है, या टाइम पर जिस टाइम जिस तरह का सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर संविधान को बदल दिया जाता है। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है और अलिखित में संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती है, बल्कि संसद की सर्वोच्चता होती है। लिखित संविधान का हम एग्जाम्पल लें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, यूएसए का भी, अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है। और अलिखित में ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता इसलिए होती है कि संविधान ही है जो तीनों अंग को, सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 अंग में आप देख सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन, जुडिशरी, इन तीनों को पावर जो है, शक्ति संविधान के द्वारा ही मिलता है। यानी कि संविधान इसको अधिकार देता है, इसीलिए
संविधान सबसे ऊपर होता है। चलिए दोस्तों, संविधान के जो स्रोत थे, जो आंतरिक स्रोत और जो बाह्य स्रोत थे, उसको देखने से पहले B.R. अम्बेडकर ने जो कहा था हमारे संविधान को लेकर के, उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी कि गर्व से कहे थे कि भारत का जो संविधान है, विभिन्न देशों के संविधानों को छान करके उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उसको कलेक्ट करके हमारे संविधान में समा दिया गया है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा फिलोसॉफिकल पार्ट और तीसरा पॉलिटिकल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट या संरचनात्मक जो भाग है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, वो जो एक्ट था उसको हम लोग संरचनात्मक कहते हैं, क्योंकि वो जो है एक बहुत बड़ा एक्ट था और उसमें से लगभग 250 के करीब लगभग जो धाराएं थी उसको सबसा हमारे संविधान में उतार लिया गया है। इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं। और वहीं अगर फिलोसफिकल पार्ट की बात करें तो इसमें जो फंडामेंटल राइट और DPSP यानी कि मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है, इसको हम लोग फिलोसफिकल पार्ट कहते हैं। और जो आपका तीसरा पॉलिटिकल पार्ट है, ये इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रूप में देखते हैं, जिसको कि इंग्लैंड से लिया गया है। चल दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कौन कौन से चीज़ों को लिया गया है। वैसे तो मैंने बताया कि इस एक्ट से 250 धाराओं को लिया गया है, तो सारे को काउंट नहीं किया जा सकता है। उसमें जो मेन थे, उसमें केंद्र तथा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, इसका प्रावधान इसी एक्ट से लिया गया था। फिर राज्यपाल का जो पद था, इसी एक्ट से लिया गया था। फिर संघवाद की जो परिकल्पना थी, वो इसी से लिया गया था कि स्टेट होगा, सेंटर होगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय इसी एक्ट के तहत, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय और सेंट्रल बैंक RBI का भी गठन किया गया था। आपातकाल की जो परिकल्पना है वो इसी एक्ट के से लिया गया है। और 250 अनुच्छेद शब्दशः या थोड़े परिवर्तन के साथ अपना लिया गया है इस एक्ट का। उसके बाद अगर हम लोग अंतरिम स्रोत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किया हुआ भारत में था। और हम बाह्य स्रोत की अगर बात करें, जिसको हम लोग बाहर के देशों से लिए हैं, उसमें ब्रिटेन से जो लिया गया जो प्रोविजंस हैं, उसमें है पहला संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो आज के डेट में हमारे देश में चल रहा है, वो लिया गया था। एकल नागरिकता कहने का मतलब कि स्टेट का और पूरे देश का एक ही नागरिकता होगी। जिस तरह से अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी स्टेट के लिए अलग नागरिकता और अमेरिका के लिए उसके मतलब पूरे देश के लिए एक नागरिकता, यानी कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है। विधि का शासन व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। महालेखा परीक्षक का जो पद है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे महालेखा परीक्षक है, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात नहीं की जा रही है। नियंत्रक जो टर्म है उसको 1950 के बाद इसको जोड़ दिया जाता है और इसको फिर काम को भी बढ़ा दिया जाता है। न्यायालयों का जो रिट क्षेत्र अधिकार होगा उसको भी इस संविधान से लिया गया है। और साथ ही चुनाव प्रणाली को भी जो अपनाया गया हमारे देश में, उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखें दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ हम लोग एडॉप्ट किए हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता होगी, जो भी संविधान लिखित होगा वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होगी, और जहाँ पे अलिखित होगी वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता होगी। विधि का समान संरक्षण होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, एक इंडिपेंडेंट जो न्यायपालिका है हमारा आज देश में, यह भी प्रोविज़न अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा।
राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है उसका प्रावधान को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, उस पर महाभियोग लगाने का जो प्रक्रिया है उसको भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। जजों को, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, उन जजों को हटाने की प्रक्रिया विधि जो है उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात तथा जुडिशियल रिव्यू, वित्तीय आपात को भी उसी से लिया गया है। और जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि कोई भी अगर नियम या कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है तो जुडिशरी को यह अधिकार है कि वो उसका रिव्यू करे, और अगर उसको लगे कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है। उसके साथ आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविजंस लिए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग राज्य के दिशा निर्देश तत्व भी कहते हैं, उसको आयरिश से लिया गया है। यह बहुत ही बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो चुनाव प्रक्रिया है उसको भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं उसको भी, उसका जो व्यवस्था है, उसका जो प्रावधान है उसको भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्ति केंद्र के पास होगा, यह प्रावधान भी जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कुछ जो फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि सांस लेने का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, तो सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से लिया गया प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है समवर्ती सूची। ऐसा सूची जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को नियम बनाने का अधिकार होता है, यानी कि इसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और जब दोनों में मतभेद होता है या कन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का जो शक्ति होता है वो सुपीरियर हो जाता है और स्टेट का पावर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जो प्रस्तावना की जो भाषा थी उसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया था। यहाँ पर अगर प्रस्तावना की बात करें तो उसको हम लोगों ने देखा कि यूएसए से लिया गया, और इसके अगर भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रावधान जो लिए गए थे वो संघीय व्यवस्था, जिसमें कि सेंटर ज़्यादा मजबूत होगा, और अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी शक्तियाँ जो तीनों लिस्ट में से, यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट से बाहर है अगर कोई भी सब्जेक्ट, तो उस पर जो अधिकार होगा वो सेंटर का होगा। इसको कनाडा के संविधान से लिया गया था। फिर साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया था, जो कि 368 आर्टिकल में वर्णित है। और सबसे आखिर में हम लोग देखते हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया था, मौलिक कर्तव्य को लिया गया था, जिसमें कि पहले 10 थे मौलिक कर्तव्य, बाद में उसको 11 कर दिया गया। यह 42वीं संविधान संशोधन प्रक्रिया 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन इतना ज़्यादा बड़ा संविधान संशोधन था कि इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो सेलिएंट फीचर देख रहा था, तो इसका ये पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट हम लोग और देखेंगे आगे। तो इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान के जो स्रोत हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो शासन अधिनियम था उसमें से 250 एक्ट को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, बहुत थोड़े से चेंजिंग के साथ। और जो ब्रिटेन चूँकि उस वक्त हमारे भारत में ब्रिटेन का शासन था, तो उससे जो हमारा
प्रावधान लिया गया था वो संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता, चुनाव प्रणाली, न्यायालयों का रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह। फिर यूएसए के जो संविधान से लिया गया प्रावधान था हमारा, वो था संविधान की सर्वोच्चता, विधि का समान संरक्षण, प्रस्तावना, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार, फिर जजों को हटाने की प्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रक्रिया को भी इसी से लिया गया, और राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाएगा 12 सदस्यों को, उसको भी इसी के द्वारा लिया गया था। और फिर जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, इसके द्वारा आपातकालीन शक्ति केंद्र को दिया गया, और राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो फंडामेंटल राइट है उसका, कुछ फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे समवर्ती सूची, सहकारी संघवाद और प्रस्तावना के भाषा को अपनाया गया। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, जो कि जिसमें कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथों का, इसका भी प्रावधान किया गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया, और रशियन यानी कि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।